हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो बच्चों, आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो होल सिलेबस से है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है 91 नंबर क्वेश्चन में? इन वन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए द सीक्वेंस ऑफ बेस इज दिस। राइट, ये सीक्वेंस दिया गया है डीएनए में, एक स्ट्रैंड पे सीक्वेंस दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि देन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसका सीक्वेंस आप बताओ क्या होगा। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। सबके सामने क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो ए के सामने क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। फिर ए है तो ए के सामने टी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन दिखाया नहीं गया है, तो डायरेक्शन कोई भी ऑप्शन में आपको दिखाया नहीं गया है। उसके बाद टी के सामने ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे जहाँ जी है वहाँ पे सी हो जाएगा, जी है वहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर जहाँ सी है वहाँ पे जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, है ना। और टी के सामने ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, है ना। एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, गुआनिन के सामने साइटोसिन आता, गुआनिन के सामने साइटोसिन, और साइटोसिन रहेगा तो उसके सामने गुआनिन, थाइमिन रहेगा तो एडेनिन। इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो इसका टी 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 ए सी सी, है ना, जी 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 ए। तो देखिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है उसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? यू टेक ई कोलाई, मतलब इस्चरिचिया कोलाई लिया, है ना, दैट हैज ग्रोन इन अ मीडियम कॉन्टेनिंग only heavy nitrogen यानी N15 and transferred sample to a medium containing light nitrogen। अच्छा, इसको मतलब एक डीएनए था, है ना, जिसको लगातार जो है वो N15 में ग्रो कर रहा था, है ना। उसको N14 में ग्रो करवा दिया गया मीडियम को, है ना। तो इसका मतलब उसमें ऑलरेडी पहले से जो डीएनए होगा उसके सारे नाइट्रोजन कैसे होंगे? 15 वाले होंगे, है कि नहीं। इसको 14 में ग्रो कराया। आफ्टर अलाउइंग टाइम फॉर 2 जनरेशन, अब इसको 2 जनरेशन तक यहाँ पे रखा गया है ना। उसके बाद यू सेंट्रीफ्यूग द सैंपल इन ए सीजियम क्लोराइड। आपको पता है कि सीजियम क्लोराइड से आपके जितने भी बैंड होते हैं वो अलग अलग बैंड आपको सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, डेंसिटी के आधार पे, डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस, है ना। बीच बैंड लोकेशन वुड सपोर्ट द सेमी कंजर्वेटिव, तो इसमें बताना है कौन कितने सारे बैंड बनेंगे सेमी कंजर्वेटिव। बहुत आसान है बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा गया है N15 का मीडियम है, उसको 2 जनरेशन तक N14 में ग्रो करवाया गया है। तो आप देखो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, है ना। यहाँ पे देखो ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होता है, ये है 15 और ये है 15, ठीक है। ये पहले से तो ओरिजिनली 15 था। इसको 2 जनरेशन तक, एक जनरेशन, ठीक है, उसके बाद फिर एक जनरेशन, 2 जनरेशन तक ग्रो किया है। तो एक जनरेशन ग्रो करोगे तो 2 डीएनए बन जाएगा सेमी कंजर्वेटिव के हिसाब से। हाफ डीएनए पेरेंटल रहेगा और हाफ डीएनए न्यू आएगा। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गया बेटा, ठीक है। दोनों के पास 15-15 था, ठीक है। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो चूंकि मीडियम में क्या है, 15 वाला स्ट्रैंड है, N14 है ना। मीडियम में क्या रखा गया है? कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन 14 वाला अवेलेबल है। तो ये जो स्ट्रैंड बना, ये जो स्ट्रैंड बना, ये 14 हो गया और ये भी N14 हो गया, ठीक है। फिर एक बार और जनरेशन में, तो फिर वही जनरेशन है, 2 जनरेशन में किया गया है, तो फिर यहाँ पे N14 ही है। तो नया जो और भी स्ट्रैंड बनेगा वो सब 14 बनेगा। तो ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इनको दोनों को पहले सेपरेट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर इनको भी सेपरेट कर दो, ठीक है। अब ये स्ट्रैंड 15 हो गया, ये 15 कर दो, और ये लास्ट वाला 15 हो गया। फिर ये 14 हो गया, ये 14 कर दो, और ये 14 हो गया, ये भी 14 कर दो। और जो ये नया स्ट्रैंड बना, ठीक है, इसके साथ भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके साथ भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके साथ भी नया स्ट्रैंड बनेगा। ये सारे 14 वाले बनेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये 14 वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि कल्चर मीडियम में तो आपने 14 ही डाला है। तो 4 डीएनए बने, 4 डीएनए में 2 डीएनए जो है वो N14 और 2 डीएनए जो है वो N14 बन गया, है ना। सो इसमें ये N14 को क्या बोलते हो? हाइब्रिड डीएनए,
हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। ये कौन हो गया, N14 N15, ठीक है। और 14 को क्या बोलते हो, तो N14 और N14, ये हो गया आपका जाकर के लाइट डीएनए, लाइट डीएनए। तो लाइट डीएनए जो हो गया और ये हाइब्रिड डीएनए हो गया, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, हैवी डीएनए इसमें एक भी नहीं बना, देखो 15 एक भी नहीं बना है यहाँ पे बैंड में, ठीक है। तो आपके कितने बैंड बनने चाहिए, 2 बैंड बनने चाहिए, एक लाइट वाला बैंड आएगा, एक हैवी वाला। तो देखो ऐसा ऑप्शन में कौन दिया गया बच्चों, आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे मैंने सोल्यूशन किया। तो देखो ये इसमें एक ही बैंड दिखाया गया है 15, ये भी नहीं होगा, ये हाइब्रिड का बैंड ये भी नहीं होगा, इसमें 3 बैंड बनेगा नहीं, 2 ही बैंड बनना चाहिए। यहाँ पे देखो 14, तो ये इसका आंसर थर्ड हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज आइडेंटिफाइड बाई, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो पहला ऑप्शन लिया गया है बेसी पेटल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस, ठीक है। पेडंकल जिसको बोलते हैं, मेन एक्सिस को पेडंकल बोलते हैं। तो ये भी बात सही है ना, कि उसका बेसी पेटल अरेंजमेंट होता है। एंड लिमिटेड ग्रोथ ऑन ऑफ द मेन एक्सिस, ये भी बात सही है कि साइमोज रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ होते जाता है और साइमोज में लिमिटेड ग्रोथ होता है। तो इसको बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या है, पहला लिखा गया है बेसी पेटल अरेंजमेंट। तो आपको मैं ऑलरेडी ये बता करके रखा हूं कि जैसे ये प्लांट है बेटा, है ना। तो प्लांट है, तो जैसे रेसिमोज में क्या देखे थे, रेसिमोज में क्या होता है, ऐसे होता था, है ना। तो जो ओल्डर फ्लावर होता था वो नीचे आता था, यंगर फ्लावर ऊपर जाता था, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपेटल। पर बेसिपेटल में क्या होता है, उल्टा होता है। बेसिपेटल में क्या होता है कि जो अगर आप जाओगे तो मतलब इधर से चल रहे हो, तो यानी कि ये जो फ्लावर होगा ऐसे बनते जाएगा, ठीक है, न्यू फ्लावर, ठीक है, ऐसे होता है, एक्सिस पे ही फ्लावर खिल जाता है। तो एक तो लिमिटेड ग्रोथ हो गया, ये तो लिमिटेड ग्रोथ हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फ्लावर बन रहा है वो इधर से जाओगे, ठीक है, और उसमें कैसे आ रहा था, इधर से आ रहा था, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बेसी पेटल अरेंजमेंट, है ना, समझे कि नहीं। यंगर टू ओल्डर और इधर ओल्डर टू यंगर, ठीक है। तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी मैंने आपको थ्योरी में पूरा इसको डायग्राम वगैरह बना करके आपको सारा चीज दिखाया था, क्लियर। अगला सवाल चलते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। एट द 2 एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट इन डाइकोट सीड। अच्छा, अब ये डाइकोट सीड की बात किया जा रहा है। तो डाइकोट सीड के जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 एंड पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका डायग्राम अगर आपको एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी था सिलेबस में जब आपको लेक्चर ले रहे थे, तो कि एक एंड पे रेडिकल होता है, दूसरे एंड पे प्लीम्यूल होता है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम स्ट्रक्चर से बना करके दिखाएं, देखिए 1 मिनट में इसका स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है। अगर आपको याद करवाते हैं हम स्ट्रक्चर, जैसे ठीक है, ये आप देखिए इस तरीके से कुछ मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। ये हो गया आपका जाकर के इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये अगर सीधे सीधे ऐसे खींच दो लाइन तो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो हो गया वो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कोटाइलिडन। 2 कोटिलिडन होता है डाइकोट में, है ना। तो ये हो गया आपका जाकर के कोटाइलिडन हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया, ये दोनों कोटिलिडन हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको कोटिलिडन के पास से
है ना, एकदम लाइन बना दूं, एक 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 हिस्सा है जिसमें नीचे कोटिलीडन वाला आ गया, तो कोटिलीडन जो पार्ट है ना, वहां से एक मैंने लाइन खींचा हॉरिजेंटली, तो ये जो नीचे कोटिलीडन के नीचे वाला जो हिस्सा आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल, और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है ना, इसको हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। ये एपिकोटाइल हो गया, ये हो गया आपका हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो एपिकोटाइल के यहां पे आपने देखा था कि ये होता है प्लीम्यूल। ठीक है, एपिकोटाइल बाद में जाकर के सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ना, ये प्लीम्यूल हो गया। और इस पॉइंट पे आपने देखा था ये रेडिकल होता है, रेडिकल। तो ये हाइपोकोटाइल वाला जो है वो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल जो होता है वो रूट का फॉर्मेशन करता है ना। और प्लीम्यूल जो होता है सूट, यहाँ पे आपको रूट कैप लगा हुआ था, दिस इज द रूट कैप, है ना, ये आपने देखा था रूट कैप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पे रेडिकल है और दूसरे एंड पे क्या है, प्लीम्यूल है बेटा। तो ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, एट द टू एंड, तो रेडिकल एंड प्लीम्यूल, दिस ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, ये ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रास स्टेम इलोंगेट्स आफ्टर इनिशियल ग्रोथ ड्यू टू। ठीक है, अब देखिए इलोंगेशन की बात हो रही है, ग्रास के स्टेम की इलोंगेशन की बात हो रही है। तो जब भी अगर आप ग्रास के स्टेम का इलोंगेशन की बात करते हो, जब भी अगर आप ग्रास के स्टेम की इलोंगेशन करते हो, जैसे मान लो ग्रास है, ठीक है, तो बीच बीच में बेटा नोड होता है ना, नोड होता है ऐसे। ठीक है, ये नोड है। अच्छा, और नोड इस रीजन में जो टिश्यू पाए जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर मेरिस्टेम। ठीक है, और एपेक्स पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपाइकल। यहां पे जैसे सूट है तो इसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, है कि नहीं, यहां पे सूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया ये, और यहां पे आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। तो देखो ये तो एपेक्स पे ग्रोथ करता है, पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ग्रास स्टेम, यानी ये स्टेम का मतलब ये बोल रहा है कि ये वाला हाइट बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनोडल डिस्टेंस लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज करने में किसका हाथ होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना। लैटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम ये दोनों तो क्या करते हैं, ये दोनों तो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ये क्या करेंगे, ये तो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ बोले तो चौड़ाई को बढ़ाएंगे। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, ये लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, और एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे भी ग्रोथ करता है, मतलब ये भी लेंथ को, लंबाई को ही बढ़ाएगा, लेकिन ये स्टेम की जो कोई इलोंगेशन करने की जहां तक बात है तो दैट इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्टली आपको। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में।